हेलो। Yes, sir, we can hear you. ओके। Okay, sir. So, good morning, everyone. Welcome to the second day of 5 days orientation Good training for morning. principals. Good morning, ma'am. Madam. Good morning, ma'am. Kindly, Good morning, good ma'am. morning. Good morning, everyone. Kindly mute yourselves. Kindly सभी mute कर लीजिए. Thank you so much. So कल के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के बाद हम आज हमारे सेकेंड डे पे पहुंच गए हैं 5 डेज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के. तो आज हमारे साथ पहले सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसआर मित्तल जी. ही इज retired from Delhi University. He is MA, MEd and PhD. He has a vast experience of around 40 years. He is a visiting professor currently at NIEPVT. He has guided PhD scholars of Jamia Millia Islamia University and Delhi University for over 22 years. He is here today to guide us on special education and inclusive education and also the role of special educators. Welcome, Mittal sir. थैंक यू मैडम. नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. मैं हिंदी और अंग्रेजी मिक्स्ड भाषा इस्तेमाल करूंगा और मैं सबसे पहले आप लोग सभी लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं कोई पावर पॉइंट नहीं बनाया है मैंने, और मैं पावर पॉइंट जनरली यूज नहीं करता हूं, तो पावर पॉइंट नहीं है. मैं अपने इस डिस्कशन में या प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ जिन विषयों पे बातचीत करूंगा उनमें विकलांगों की या दिव्यांग जनों की शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा. फिर जो सरकार ने दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए उनके पुनर्वास के लिए अभी तक प्रयास किए हैं, कानून बनाए हैं, कुछ परियोजनाएं स्कीम्स को लागू किया है, उनकी चर्चा करूंगा. उसके बाद आपके साथ बात करूंगा कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, विशिष्ट शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन से मैं क्या समझता हूं उसका वो क्या है, और फिर साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर्स जिनको हमारे देश में अलग अलग टर्म से जाना जाने लगा है आजकल, उसकी चर्चा करूंगा. उनका रोल क्या है एक रेगुलर स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में. आप लोगों के स्कूल में अगर कोई स्पेशल एजुकेटर है तो उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या दायित्व हैं, उनकी चर्चा करूंगा. और लास्ट में जो आप लोगों के प्रश्न होंगे उन पर विचार करने की कोशिश करूंगा, उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बहुत अपने आप को विद्वान या विशेषज्ञ नहीं मानता हूं. मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर या जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसी के आधार पर आप लोगों से बातचीत करूंगा. देखिए, हमारे देश में जो दिव्यांग जनों की शिक्षा का इतिहास है वो कोई बहुत लंबा नहीं है. लगभग 135 साल पहले जो विकलांगों की या दिव्यांग जनों की या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के एजुकेशन के लिए प्रयास हुए थे, और इन 135 वर्षों में, लगभग 135 वर्षों में जो काम हुआ है उनमें अलग अलग विकलांगता, जैसे दृष्टिबाधित विकलांगता है, या जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है, श्रवण बाधित है, या जैसे बौद्धिक विकलांगता है, ऐसे व्यक्ति जो
बौद्धिक विकलांगता से प्रभावित है उनकी शिक्षा, इन सब के लिए विशिष्ट शिक्षा का आरंभ हुआ। अलग-अलग जगहों पे सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में ही स्पेशल स्कूल्स सेटअप किए गए। इसके साथ-साथ जो सेंसोरियली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, सेंसोरियली इम्पेयर्ड से मेरा मतलब है जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, या जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, या जो नहीं बोल पाते हैं। इन लोगों की शिक्षा के लिए जो विधियां इस्तेमाल की गई या उनका आरंभ हुआ, जैसे ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, साइन लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, टैक्टाइल साइंस डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो कंकरेंटली डेफनेस और ब्लाइंडनेस दोनों से प्रभावित हैं, उनके लिए। इन सब का आरंभ जो है इन्हीं 135 वर्षों में हमारे देश में धीरे धीरे करके हुआ है। हालांकि जो गति पकड़ी है इस विकलांगों की शिक्षा के काम में, वो आजादी के बाद 1950 से शुरू हुई है। इससे पहले कई समस्याएं थी, जैसे जो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बतलाऊं कि ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि एक स्पर्श लिपि है जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को पढ़ना व लिखना सिखाया जाता है, उस स्क्रिप्ट को हमारे देश में, यद्यपि 1887 में जब पहला स्कूल अमृतसर में दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू हुआ था, तो अपने साथ जो इस स्कूल को शुरू करने वाली मिशनरी के लोग थे, वो लेकर आए थे विदेशों से, यूरोप से, अमेरिका से। लेकिन हमारे देश में चूंकि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए कोई ऐसा कोड उस वक्त नहीं बना था जिसमें कि सभी भाषाओं की सामग्री को पुस्तकों के रूप में तैयार किया जा सके, ट्रांसक्राइब किया जा सके। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कोड लोगों ने, जो यूरोप में कोड बने थे, उनके आधार पर अपने बना लिए थे। और यही कारण था कि हालांकि उस वक्त की सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, केब जिसको कहते हैं, 1923 में एक रिकमेंडेशन की थी कि भारत सरकार एक ऐसा प्रेस स्टैब्लिश करे, स्थापित करे, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए ब्रेल में पुस्तकें तैयार करे। लेकिन चूंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोड होते थे, इसलिए ये प्रेस अगले लगभग 28 वर्षों तक सेटअप नहीं किया जा सका। 1947 में आजादी के बाद, या यूं कह लीजिए उससे पहले ही, 1941 में भारत सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी को यह काम दिया गया कि विकलांगों की, दिव्यांगजनों की शिक्षा और उनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकारी स्तर पर, उसकी रूपरेखा तैयार करें, बतलाएं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1944 में पेश की, जिसको रिपोर्ट ऑन ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नेट पे ये अवेलेबल है संभवतः। और उसमें ये कहा गया कि जब तक मंत्रालय में ऐसा सेल स्थापित न किया जाएगा, तब तक जो कि उनकी शिक्षा, पुनर्वास को की व्यवस्था करे, तब तक कोई काम नहीं किया जा सकता। और इसीलिए 1946 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय में
एक सेल फॉर द डिसेबल्ड करके शुरू किया गया और उस सेल ने ब्रेल को सबसे पहले टेकअप किया कि ब्रेल के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए। और 1947 में आजादी के बाद भारत सरकार ने इस सेल के माध्यम से यूनेस्को को अप्रोच किया कि वो हमारी हेल्प करें एक यूनिफॉर्म ब्रेल कोड बनाने के लिए। यूनेस्को ने कई मीटिंग्स की बेरूत में, फ्रांस में। उन सब में चर्चा होने के बाद एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया जिसके आधार पर एक वर्ल्ड ब्रेल कोड बनाया गया। वो कॉमन प्रिंसिपल क्या था? वो कॉमन प्रिंसिपल ये था कि समान ध्वनि देने वाले अक्षर, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, उनके लिए एक डॉट कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। मसलन बा एक अक्षर है जो हिंदी में बा होता है और वही साउंड उर्दू का बे देता है। वही साउंड इंग्लिश अल्फाबेट का बी लेटर देता है। वही साउंड ग्रीक अल्फाबेट का बीटा देता है। तो बी के लिए एक डॉट कॉम्बिनेशन समान रूप से यूज किया जाएगा। और इस प्रिंसिपल को उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ फोनेटिक्स, साउंड के आधार पर। और तब जाकर भारत में 1950 नवंबर 1950 में एक यूनिफॉर्म ब्रेल कोड बना और फिर 1951 में पहला ब्रेल प्रेस सरकारी क्षेत्र में देहरादून में, बाद में फिर गैर सरकारी क्षेत्र में भी मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में ब्रेल प्रेसेस की स्थापना हुई, जिससे कि किताबें बनाई जानी शुरू हुई। तो इस तरह से 1950 तक आते आते जो है कुछ अवेयरनेस विकलांगों के प्रति, विकलांगों की शिक्षा के प्रति, उनके पुनर्वास की आवश्यकता के प्रति हुई थी। पर 1950 में जब ब्रेल स्क्रिप्ट बन गई और साइन लैंग्वेज भी कुछ जगहों पर बना ली गई जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्तियों की शिक्षा के लिए की जाती है। उसके बाद भारतीय सरकार ने सबसे पहले कई स्कीम्स तैयार की, जैसे ग्रांट इन एड स्कीम। मतलब कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो विकलांगों की शिक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम चलाना चाहता है, स्पेशल स्कूल बनाना चाहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहता है, तो उसको ग्रांट सरकार की ओर से दी जाएगी। दूसरी स्कीम उन्होंने बनाई, भारत के अंदर वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना की। वोकेशनल VRC जिनको कहते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इसलिए स्थापित किए गए कि वो विकलांगों को उनकी क्षमता, योग्यता के अनुसार जॉब्स पाने में सहायता कर सके। या कोई न्यूली डिसेबल्ड हुआ है, न्यूली ब्लाइंडेड है, न्यूली हियरिंग इम्पेयर्ड है, एडवेंटिशियसली ब्लाइंड या हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उसको आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था ये करे। इसके बाद एक स्कीम, चूंकि विकलांगता का विशेष रूप से दृष्टिबाधित विकलांगता या दिव्यांगता, हियरिंग इम्पेयर्ड विकलांगता या दिव्यांगता, इनका संबंध पॉवर्टी के साथ सकारात्मक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जहां जितनी ज्यादा पॉवर्टी होगी उतनी ही विकलांगता होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आर्थिक अभाव के कारण जो विकलांग, दृष्टिबाधित या अन्य विकलांग बच्चे थे, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। और इसलिए भी नहीं, इसका नहीं, एक कारण और भी था जो नहीं कर पाते थे, वो ये था
कि उनको इस बात की उम्मीद ही नहीं होती थी कि उनका बच्चा विकलांग अगर है उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, वो पढ़ लिख सकता है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकता है, परिवार का सहारा बन सकता है, ये नहीं जानते। इसलिए अगर कुछ लोग कर भी सकते थे तो भी वो करना नहीं चाहते थे। इसलिए सरकार ने एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की। 1975-76 के आते तक जो है, सरकार को लगा कि जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए एक अलग-अलग संस्थान स्थापित किए जाएं, जिन संस्थानों में उनकी शिक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मटेरियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, टीचर प्रिपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारे काम किए जाएं और आवश्यकता पर आधारित रिसर्च प्रोग्राम्स भी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए जाएं। और इस स्कीम को 1977-1978 में अप्रूवल सरकार ने दी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले 10 वर्षों में देश में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड, इन सब के लिए एक संस्थान, एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगहों पर बनाए गए। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, इसका पुराना नाम NIVH था। इसकी स्थापना 79 में हुई। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ये सिकंदराबाद में है। इसका पुराना नाम NIMH था, अब इसका NIEID है। एक लोकोमोटर इम्पेयर्ड यानी कि जो अस्थि विकलांग होते हैं, उनकी शिक्षा पुनर्वास के लिए कलकत्ता में इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसका नाम पहले NIOH था, अब NILD है। बॉम्बे में हियरिंग हैंडीकैप के लिए अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप करके, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, ये बॉम्बे में है। और 2000 के बाद 2003-04 के आसपास मद्रास में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि वो व्यक्ति जिनकी 2 या 2 से अधिक कंकरेंट डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए एक संस्थान चेन्नई में भारत सरकार ने स्थापित किया। और दिल्ली में इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप, मतलब ऐसे जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनके लिए एक संस्थान दिल्ली में स्थापित हुआ। इनफैक्ट ये एक NGO के रूप में बहुत पहले से चलता था। 1980 के दशक में सरकार ने इसको टेक ओवर किया और फिर सरकार के अधीन इसको अपग्रेड करके इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। तो इन सभी संस्थानों में इन सबके क्या क्या कार्य हैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय इतना नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन सभी संस्थानों में जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं, इनके लिए अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, विकलांगों को रोजगार दिलाने में सहायता देना, आवश्यकता अनुसार मटेरियल डेवलप करना, सप्लाई करना ऑन सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, और आउटरीच सर्विसेज कम्युनिटी में अलग अलग तरह, क्योंकि सभी लोग एक संस्था में नहीं आ सकते, इस संस्था में नहीं आ सकते, तो बहुत से लोगों को अगर उनके घरों पर ही सहायता दी जाए तो भी वो उनका पुनर्वास हो सकता है। तो इस तरह के काम ये अपने अपने असाइंड डिसेबिलिटी के क्षेत्र में करते हैं। सरकार ने
सरकार से 1950-55 से ही ये मांग की जाने लगी थी, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से, दिव्यांग व्यक्तियों की तरफ से, कि उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने उनकी इस मांग पर विचार भी किया, काफी लंबा समय लगाया विचार करने में। अंततोगत्वा जो है 1992 में एक एक्ट सरकार ने पारित किया जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, जो 1993 में लागू हुआ। और इस एक्ट के तहत जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब तक किसी व्यक्ति को सर्टिफाई न करे वो मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ऐसे ही इस काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने वाले जो अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स हैं उनका रजिस्टर तैयार करे और उनको सर्टिफाई करे उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। और अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह का प्रशिक्षण चाहिए वो प्रशिक्षण के मॉडल्स तैयार करे। जो संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहती हैं उनके पास उचित सुविधाओं के होने पर उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने की अनुमति दे, परमिशन दे। ये सारे काम इस काउंसिल को दिए गए थे। 1995 में दिसंबर में एक और सरकार ने कानून पारित किया जिसको डिसेबल्ड पर्संस इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995 के नाम से जाना जाता है, जो जिसको कि 1 जनवरी 1996 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी और 7 फरवरी 1996 को वो लागू हुआ था। उस एक्ट के तहत एजुकेशन, रिसर्च, वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, सर्टिफिकेशन, इन सभी के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोविजंस किए गए थे, बतलाए गए थे। और ये एक्ट जो है लागू होने के बाद लगभग 20 वर्षों तक लागू रहा। लेकिन चूंकि 2006 में यूएनओ ने एक कन्वेंशन पास किया जिसको हम यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यूएनसीआरपीडी के नाम से जानते हैं। भारत ने भी इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया था, रेटिफाई किया था। रादर इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हु रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन के आते ही जो इस फील्ड में डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन की फील्ड में काम करने वाले विशेषज्ञ थे, प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने सरकार से मांग करना शुरू किया कि जो हमारा डिसेबल्ड पर्सन्स इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी एक्ट कहते थे, उसमें संशोधन किया जाए so that the act could be brought in line with UNCRPD. UNCRPD में बहुत से प्रोविजन किए गए हैं, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना समय भी नहीं होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूएन की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। तो 2009 में कोशिश शुरू की गई, विचार शुरू किया गया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट को किस तरह से यूएनसीआरपीडी के साथ मिलाया जाए, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में उसमें जो कमियां उनको दूर किया जाए। और 2013-14 में ये देखा गया कि इस एक्ट में अगर अमेंडमेंट करेंगे तो ये ओरिजिनल एक्ट लगेगा नहीं, इसलिए 2014 में ये तय किया गया कि एक पूरा नया एक्ट बनाया जाए और उसको बनाने में लगभग 2 साल लगे।
और नवंबर 2016 में एक नया एक्ट बनकर तैयार हुआ जिसको राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं, आरपीडी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इसमें विकलांगताओं को की संख्या जो है, जो पुराने एक्ट में पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 या 8 थी, बढ़ाकर 21 कर दी गई। बहुत सी नई डिसेबिलिटीज शामिल की गई, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉल्सी है। इस तरह की सारी डिसेबिलिटीज इसमें लागू की गई और इंक्लूसिव एजुकेशन को काफी हद तक एम्फेसाइज किया गया। और अब जो है, इसके साथ साथ एक और सरकार ने काम किया कि एक कॉरपोरेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th सेंचुरी गवर्नमेंट ने बनाई, जिसको नेशनल हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य और कार्य विकलांग व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वरोजगार पाने के लिए, स्थापित करने के लिए मदद देना है, आर्थिक मदद देना है नॉमिनल इंटरेस्ट पे। इसके भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं आऊंगा, अब चर्चा करूंगा आपके साथ कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। देखिए, स्पेशल एजुकेशन जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अपना मानना है कि ये अपने आप में एक मिसनोमर है, अनुपयुक्त टर्म है। कारण ये है कि एजुकेशन स्पेशल नहीं है। विकलांगों को जो एजुकेशन दी जाती है वो स्पेशल नहीं है। स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो नॉन डिसेबल्ड को हम एजुकेशन देते हैं उससे डिफरेंट नहीं है। हम नॉन डिसेबल्ड को अगर अंग्रेजी सिखाते हैं तो उसको भी अंग्रेजी की ग्रामर सिखाते हैं, ऐसे राइटिंग सिखाते हैं, उसको भी पोइट्री पढ़ाते हैं, स्टोरीज पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनको देते हैं। और ब्लाइंड लोग या जो डिसेबल्ड हैं उनको भी हम वही चीजें पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, पढ़ाने के लिए सामग्री जो है वो डिफरेंट हो सकती है, पर कंटेंट जो है वही होती है। कंटेंट में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सिमिलरली मैथ्स को अगर ले, हम साइंस ले, यानी कि करिकुलम का, स्कूल के करिकुलम का या एजुकेशन का कोई भी हिस्सा ले, हम कोई भी भाग ले, कोई भी डिसिप्लिन ले, कोई भी चीज ले, वो डिफरेंट नहीं होती है। पढ़ाने का तरीका या सामग्री जो है वो अलग हो सकती है। जैसे आप साइटेड बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो प्रिंट में की किताबें यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखकर आप उनको बताते हैं, समझाते हैं। ब्लाइंड के लिए हमको ब्रेल में किताबें देनी होती है। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं उसको साथ साथ बोलना होता है ताकि वो सुन सके। जो आप डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं उसके लिए हमको टेक्टाइल डायग्राम बनाने पड़ते हैं, टेक्टाइल मटेरियल यूज करना पड़ता है। टेक्टाइल से मतलब जिसको छूकर अनुभव किया जाए। तो इस चूंकि विषय वस्तु वही रहती है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि स्पेशल एजुकेशन शब्द अपने आप में उचित नहीं है। बहुत से लोग स्पेशल स्कूल्स जो है उनको और स्पेशल एजुकेशन को मिला देते हैं, सोचते हैं कि स्पेशल स्कूल ही स्पेशल एजुकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेशल स्कूल एक व्यवस्था है जिसमें केवल और केवल विकलांग बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती है या दिव्यांग बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती है। जैसे और ये रेजिडेंशियल स्कूल्स भी होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल भी होते हैं, हो सकते हैं। जबकि इनमें जो कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं वही चीजें हम अगर एक विकलांग बच्चा जो है रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको भी सिखाएंगे ना।
तो इसलिए चूंकि वहां पर भी सिखाना है, इसलिए स्पेशल स्कूल जो है स्पेशल एजुकेशन का सिनोनिम नहीं हो सकता है। बहुत से लोग उसको सिनोनिम के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं कम से कम उसको सिनोनिम नहीं मानता। यहां पर मैं दो बातें आपसे और शेयर करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि विकलांग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति विकलांग नहीं होता है उसको हम नॉर्मल पर्सन कहते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के शब्द यूज करते हैं। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। कारण उसका यह है कि नॉर्मल शब्द जो है ये एक मनोविज्ञान का शब्द है और इसका एंटोनिम जो होता है, विलोम जो होता है, वो एबनॉर्मल होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जो विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, उसको नॉर्मल कहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक विकलांग व्यक्ति को एबनॉर्मल समझा जा सकता है या माना जा सकता है। माने कोई या ना माने अलग बात है, लेकिन माना जा सकता, सोचा जा सकता है। और विकलांगता या दिव्यांगता जो है वो एबनॉर्मलिटी नहीं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि विकलांगता के संदर्भ में कभी भी हमको एक ऐसे बच्चे के लिए जो विकलांग नहीं है, नॉर्मल चाइल्ड शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि नॉन डिसेबल्ड चाइल्ड टर्म यूज करनी चाहिए। या बहुत लोग जो है विकलांग बच्चे के लिए स्पेशल चाइल्ड टर्म यूज करते हैं। मैं उसको भी सही नहीं मानता हूं, क्योंकि बच्चा स्पेशल नहीं होता है। बच्चा बच्चा है, चाहे वो विकलांग है अथवा नहीं है। हिंदी में ऐसे बच्चे जो कि विकलांग नहीं है, उनके लिए जो टर्म मैं प्रेफर करता हूं और यूज करता हूं वो है सकलांग। सकलांग या दिव्यांग, सकलांग या विकलांग टर्म यूज मैं करता हूं और मैं यही चाहता हूं, यही कहता हूं कि लोगों को, सभी लोगों से, कि उनको भी करनी चाहिए। इसी तरह से एक और टर्म आज आप लोगों ने सुनी होगी विकलांगता के संदर्भ में, विजुअली चैलेंज्ड, हियरिंग चैलेंज्ड। मैं डिसेबिलिटी को चैलेंज नहीं मानता, डिसेबिलिटी को एक कंडीशन मानता हूं। और वो इसलिए कि ये ऐसी कंडीशन है जिसके साथ एडजस्टमेंट तो हो सकता है, किया जाता है, किया जा सकता है, करना सिखाया जा सकता है, लेकिन ओवरकम या रिमूव नहीं किया जा सकता। जबकि चैलेंज ओवरकम या रिमूव किया जा सकता है, होता है। इसलिए मैं विजुअली चैलेंज, मैं सीधे सीधे जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, person with visual impairment, person with blindness, person with hearing impaired, child with disability, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा ही करें। आपको अगर लगता है कि जो आप यूज करते हैं, जो और लोग यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, तो यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन मैं अपने विचार जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ना तो नॉर्मल शब्द का यूज होना चाहिए, ना चैलेंज शब्द का यूज होना चाहिए। मुझे अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत पूछा कि उनको अगर कोई ब्लाइंड कहता है या डेफ कहता है तो क्या अनुभव करते हैं। वो कहते हैं कि सो लॉन्ग एज हमें जो कुछ चाहिए वो हमको मिलता है, फिर हमको अगर ब्लाइंड या डेफ कहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारे राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको डिनाई किया जाता है। तो बेसिक चीज ये है कि जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। टर्मिनोलॉजी आप अगर कोई यूज करते हैं उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे हम कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन
का जो शाब्दिक अर्थ है वो इतना है कि समेकित शिक्षा मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड सभी बच्चे पढ़ते हों, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हों, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन या डिसेबल्ड, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हर बच्चे को शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध हो, हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, हर एक बच्चे के का प्रवेश शिक्षा में विद्यालयों में हो सके, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। Professor sir, I want to know one thing, sir. Pardon? Professor, sir, I want to know one thing, sir. Please, can you rectify my, or later on you will discuss, sir. आप अभी पूछना चाहे भी पूछ लीजिए, अगर बाद में I'll give you time enough to ask questions. Okay? Sir, I want to know that thing is you are saying that if a child is a normal one, and if a child is a retired, mentally retired, sir, so that child is not a normal one, na? That will be also considered as the abnormal child. So that is why they are kept in one group of the society. That is Divyang or handicap, whatever you say, visually impaired. So they have made a one group of the society by saying that they are the abnormal child. Abnormality is for the mentally retired person, retired child, we can say, sir. Can we say? But because I'm asking you, sir, I'm not forcing you. नहीं, ऐसा है कि जब हम नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं, उसके लिए मैंने इतना कहा है आपको कि जब हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, ऐसे बच्चे के लिए जिसको कोई विकलांगता नहीं है, तो ऐसा लगता है सुनने में कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को कोई विकलांगता है, चाहे वो देखने की विकलांगता हो, चाहे सुनने की हो, चाहे बौद्धिक हो, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल का एंटोनिम एबनॉर्मल होता है और एबनॉर्मल नेगेटिव टर्म होती है। इसलिए हमको जो है नॉन डिसेबल्ड टर्म यूज करनी चाहिए, नॉर्मल चाइल्ड नहीं यूज करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। No, but what about mentally retired child? When the child is a mentally retired, sir, in that case, I'm asking you, sir, whether we can use the abnormality or not. That is only my question. Certainly not. Certainly not. पहली बात तो मेंटली रिटायर्ड कोई चीज होती नहीं है, मेंटली रिटार्डेड होता है। और अब टर्म मेंटली रिटार्डेड, और अब जो है मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली रिटार्डेड टर्म जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। इसलिए मैंने बीच में शुरू में बताया था आपको, जब मैं संस्थानों की बात कर रहा था, कि सिकंदराबाद में जो बौद्धिक दिव्यांग जो है, बौद्धिक दृष्टि से दिव्यांग जो है, उनके लिए जो संस्थान है उसका नाम पहले NIMH था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, जिसको बदलकर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कर दिया गया, NIEID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सॉरी, NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट। तो ये एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये एक कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन है जिसके जितनी सीवियर वो कंडीशन है उतनी समस्या अधिक होती है, और जितनी ज्यादा सीवियर होगी उस तरह के लोगों की काम करने की क्षमताएं सीमित होंगी, पर कुछ ना कुछ वो हर कोई कर सकता है, उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। हम एबनॉर्मल उनको भी नहीं कहेंगे, हम एबनॉर्मल किसी भी प्रकार की विकलांगता के व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विकलांगता एबनॉर्मलिटी है नहीं। इसलिए जो है मैंने कहा आपको कि नॉर्मल शब्द नहीं यूज करते हैं, करना चाहिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। आर यू सेटिस्फाइड? इज इट ओके? Okay, I'm satisfied with you, sir. Carry on, sir. Now proceed for your. Okay, sir. I agreed with you. Okay. Can I continue? Okay, sir. You can continue now, sir. Okay. तो मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था आपसे
कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सभी विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना या होना, या प्रोवाइड सभी बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को प्रवेश शिक्षा के लिए प्रवेश या एडमिशन प्रोवाइड करना। लेकिन केवल एडमिशन देने से विकलांग या दिव्यांग बच्चों को हम सोच लें कि उनका इंक्लूजन हो जाएगा, वो संभव नहीं है। उनकी एजुकेशन के लिए जो विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जब तक व्यवस्था के अंदर उनको हम बिल्ड इन न करें, उनको हम इंक्लूड न करें, उनको हम न डालें, तब तक उसको मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में नहीं देखता हूं, नहीं मान सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा स्कूल विद्यालय जिसमें एक मंजिल से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने में, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, क्योंकि स्कूल में ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर्स, मैंने दिल्ली में कम से कम 3-3 मंजिलों के स्कूल विद्यालयों की इमारतें देखी हैं। उनमें अगर रैंप्स नहीं है, उनमें अगर जो अगर लिफ्ट लगी हुई है बाई चांस, तो लिफ्ट में अगर बटन्स के ऊपर लार्ज प्रिंट में नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, या लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद नहीं बोलती है, बताती है कि अब कहाँ पहुंच गए हैं, तब तक जो है उसमें लोकोमोटर डिसेबल्ड या ब्लाइंड बच्चा जो है उसके लिए वो एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि विद्यालय के अंदर जो कुछ भी है वो सभी प्रकार के डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताबें हैं, उन किताबों की लिस्ट कंप्यूटर में भी आजकल है, मिलती है, होती है, लेकिन कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं है जिसको कि ब्लाइंड बच्चे एक्सेस कर सके, ब्लाइंड पर्सन एक्सेस कर सके। किताबें प्रिंट में है, ब्रेल में नहीं है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में नहीं है जिसको कि हम कहते हैं एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। टीचर्स अगर हैं क्लास के अंदर, उनको वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते चले जाएं, बोले ना, तो ब्लाइंड बच्चे के लिए, जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत कठिनाई होगी। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सही अर्थों में, वास्तविक रूप में उसे कहेंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे संदर्भ में, चूंकि हम बात विकलांग बच्चों की कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जिसमें विकलांग बच्चों की विकलांगता के कारण जो विशिष्ट या अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की व्यवस्था अगर है तो वो सही में इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम है। और अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं, अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो इफेक्टिव इंक्लूसिव या गुड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि स्पेशल एजुकेटर का रोल, उनकी भूमिका क्या है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, और जो मेरे उन इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर्स हैं जहां पर मैंने काम किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज में, और वो इन संस्थानों में जो अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे जो लोग ट्रेन होकर निकले हैं और अब स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर, उनमें से कईयों से मेरी बातचीत होती रहती है। उनमें से कईयों का कहना यह है कि सर, हमारी समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमें विद्यालय में ये समझा जाता है कि अगर वहां पर कोई विकलांग बच्चा आया
तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जो जनरल टीचर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि उसकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी विकलांग बच्चों के प्रति कुछ नहीं है, जबकि वास्तव में ये सही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार, इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलॉसफी के अनुसार, एक जनरल टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे वो विकलांग हो अथवा सकलांग हो, चाहे वो अपर क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, इस कास्ट के हो, उस कास्ट के हो, किसी भी, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, हर बच्चे की प्रति जिम्मेदारी उनकी समान है। हाँ, अगर किसी बच्चे की विकलांगता है और उस विकलांगता के कारण उसको कुछ चीजें सिखाने में कठिनाई होती है, तो उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता के लिए स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए या होता है। तो पहला रोल जो स्पेशल एजुकेटर का है, जो पहली भूमिका जो स्पेशल एजुकेटर की है, ये जो कार्य उसका है, वो जनरल टीचर जो है उनको विकलांगता के प्रति जागरूक बनाना, उनका विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन करना, जहां कहीं कोई ऐसी चीज आ जाए या ऐसी स्थिति हो जो कि वो विकलांग बच्चों को सिखाने में अपने आप को सक्षम न महसूस करते हो, तो उनकी सहायता देना, उनकी सहायता करना। किस तरह की सहायता की आवश्यकता हो सकती है? मान लीजिए कि ब्लाइंड बच्चे के उनकी क्लास में एक ब्लाइंड बच्चा है और उसके पास किताब नहीं है ब्रेल में, प्रिंट की किताब वो पढ़ नहीं सकता, ब्रेल में किताब है, तो एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका होगी कि वो दैनिक रूप में जितना मैटर क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, जो पोर्शन पढ़ा रहा है, उसकी ब्रेल कॉपी एडवांस में तैयार करे और ब्लाइंड बच्चे को क्लास से पहले उपलब्ध कराए, ताकि वो भी अपने समकक्ष साइटेड बच्चे के साथ क्लास में पढ़ सके, सीख सके, जो उस एक हिंदी का या अंग्रेजी का टीचर पढ़ा रहा है। या जैसे मान लीजिए डायग्राम की जरूरत पड़ती है, मैंने पहले कहा था कि ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना के समझाते हैं आप लोग, तो वो डायग्राम टेक्टाइल फॉर्मेट में रेगुलर टीचर तो बनाएगा नहीं, उसको ये मालूम भी नहीं होता है कई बार कि किस तरह से बनाना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, किन चीजों को ध्यान में रखना है। स्पेशल एजुकेटर चूंकि ट्रेंड है, उसको ये मालूम है, तो वो आवश्यकता अनुसार टेक्टाइल मटेरियल डेवलप करे और ब्लाइंड बच्चे को या और विकलांगता के जो बच्चे हैं उनको जिस तरह के मटेरियल की जरूरत हो वो तैयार करके उनको प्रोवाइड करे। तीसरी चीज जो है तीसरी चीज जो है, जो सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम है एडिप स्कीम, जिस स्कीम के तहत विकलांग बच्चों को, विकलांग व्यक्तियों को सरकार की ओर से स्पेसिफाइड इक्विपमेंट निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं, या मतलब कि उनकी कॉस्ट सरकार बेयर करती है। तो वो इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी प्रिंसिपल को देना या टीचर्स को बताना। उनके लिए अगर अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरने होते हैं तो वो फॉर्म्स लाना, ढूंढना कहाँ से मिलेंगे, उनको अरेंज करना और फिर भर के प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराकर उपयुक्त संस्थाओं में पहुंचाना, ताकि वो उपकरण, इक्विपमेंट विकलांग बच्चों को मिल सके। इसी तरह से पेरेंट्स
पेरेंट्स, आप लोगों के स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं। पेरेंट्स को भी अपने विकलांग बच्चों को की देखभाल करने की जानकारी नहीं होती है। वो भी उनको ये नहीं मालूम होता कि किस तरह से विकलांग अपने बच्चे की देखभाल वो करें। तो अगर पीटीए में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से किस तरह से कोऑपरेशन मिल सकता है, क्या सहायता मिल सकती है, पेरेंट्स को किस तरह से सहायता बच्चे की को देनी चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी भी जो है स्पेशल एजुकेटर पेरेंट्स के साथ शेयर करता, उनको बता सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई लिखित ब्रोशर, लिखित पैम्फलेट तैयार करना है, देना है, तो वो भी स्पेशल एजुकेटर को बनाना चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मान लीजिए कि एक रेगुलर क्लास के अंदर ब्लाइंड विकलांग बच्चे को एक रेगुलर टीचर नहीं सिखा पा रहा है बिल्कुल ही, तो उसको अतिरिक्त समय में सिखाना, ये भी जिम्मेदारी स्पेशल एजुकेटर की है। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल एजुकेटर और रेगुलर टीचर ये दोनों मिलके भी विकलांग बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। उस स्थिति में जो आसपास की स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ लिंकेज बनाना, ये भी स्पेशल एजुकेटर की ही जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए अगर आवश्यकता होती है कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कराने की, वो सब चीजों को अरेंज करना एक स्पेशल एजुकेटर की ही भूमिका होती है। तो इस तरह से स्पेशल एजुकेटर जो है एक प्रकार का लिंक होता है बिटवीन ए रेगुलर टीचर एंड ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, बिटवीन the principal, the teacher, and the child with disabilities, between the child with disability, his or her parents, and regular teachers, and also between the child with disability and the community. क्योंकि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के अलावा जितने भी चीजें मैंने बोली, टीचर, प्रिंसिपल, कम्युनिटी के लोग जो हैं, पेरेंट्स हैं, इन सबके अंदर विकलांगता के प्रति अवेयरनेस की कमी है। दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट नो मेनी थिंग्स अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी। जबकि ये स्पेशल एजुकेटर जो स्कूल में है, ये प्रशिक्षित है, ट्रेंड है डिसेबिलिटी के बारे में, उनको पढ़ाने के बारे में, उनके पेरेंट्स को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, इक्विपमेंट कहाँ कहाँ बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उन इक्विपमेंट को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें इनके करिकुलम के अंदर, ट्रेनिंग करिकुलम के अंदर इनको सिखाई जाती है। तो ये टीचर जो है, स्पेशल एजुकेटर जो है, उसका रोल ये है कि वो इन सब लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए काम करे। इसके अलावा जो है एक और रोल है जो स्पेशल एजुकेटर का होता है। मान लीजिए आज आपके स्कूल में एक बच्चा एडमिट होने के लिए आया है और उसकी उम्र है 8 साल। एक रेगुलर टीचर के क्षमता के अंदर ये चीज नहीं आती है, आ भी नहीं सकती है कि वो ये जान सके कि ये बच्चा क्या काम कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा। तो स्पेशल एजुकेटर जो है एक न्यूली एडमिटेड बच्चे का असेसमेंट करके उसकी नीड्स क्या है उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, और उनकी नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है उसका एक प्लान वर्कआउट कर सकता है, बना सकता है, और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसको इम्प्लीमेंट वो प्लान बनाकर प्रिंसिपल को दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रिंसिपल की सहायता कर सकता है, प्रिंसिपल को बता सकता है। ये सारे काम स्पेशल एजुकेटर को करने होते हैं।
मैंने शुरू में आपसे कहा था कि स्पेशल एजुकेटर को अलग अलग टर्म से हमारे यहाँ बुलाते हैं। रेगुलर स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर। कई किताबों में कई जगह आपको रिसोर्स टीचर शब्द मिलेगा। रिसोर्स टीचर, स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल, ये सब एक ही चीज है, अलग नहीं है। कहने का अंदाज डिफरेंट है। कुछ लोग जो है इनको रिसोर्स टीचर के रूप में देखते हैं, कुछ लोग स्पेशल एजुकेटर कह देते हैं, बट काम चाहे वो आप रिसोर्स टीचर कहें, चाहे स्पेशल एजुकेटर कहें, चाहे स्पेशल टीचर कहें, काम उसका वही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, आपको बतलाने की कोशिश की है कि वो एक प्रकार का लिंक है between a child with disabilities and all others, which include parents, regular teacher, principal, staff of the school, and community in which the school is located. ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब मेरी तरफ से आप जो है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, सवाल है, एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं हो सकता कुछ चीजें छोड़ गया हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी बोलता हूँ, टेम्पोर बोलता हूँ, सोचते हुए जो उस समय में को याद आता है, दिमाग में आता है, बताता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर रहूं, टॉपिक के दायरे के अंदर रहूं, उससे बाहर ना जाऊं। और ऐसा करने में कई बार कई चीजें छूट जाती। तो आप सवाल पूछेंगे तो छूटी हुई चीजें भी आ जाएंगी, उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं एडमिट करूंगा कि मैं नहीं बता सकता, मुझे अभी नहीं पता। Okay, Professor sir, am I audible to you, sir? Yes, please. हाँ सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर. I want to know some practical things, sir. One of the students, sir, in the school admitted. His name is Gaurav, sir. तो सर वो क्या है कि सर वो जब उसका एग्जाम में हम कॉपी चेक करते हैं तो वो सिर्फ लाइन खींचता है सर, पेपर पर लाइन खींच देता है सर, और कुछ नहीं लिख पाता वो. और जब भी उसकी कॉपी चेक हुई है, इन एवरी टेस्ट एक्चुअली ही इज अनेबल टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर, ऑन सिंपली ही इज पुटिंग अ लाइन. सर मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सर ये पेपर्स में ही इंक्लूसिव एजुकेशन रखना चाहती है या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए व्हाई कांट दे पुट द एक्सक्लूसिव एजुकेशन आल्सो फॉर द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस, लाइक as they previously have been given the education in different places. So the output was also very good. एंड सी सर आप एक बात देखिए कि जब एक लेग हैंडीकैप चाइल्ड जो है वो क्लासरूम में बैठा है सर, और इंक्लूसिव एजुकेशन में सर उसको डेस्क पे धक्का दे देते हैं बच्चे प्रैक्टिकली, तो सर वो 1 घंटे तक तो नीचे ही पड़ा रहता है बेचारा. आप उस सेंस में सोचिए कि सर व्हाई कांट दे पुट दी डिफरेंट और सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एजुकेशन इज इंक्लूसिव, आई एग्री विद यू, but the infrastructure should be different one. See, in the hospitals you see, sir, what is the difference of the psychology only the when you are going in oncology department and you are going in the burn department from one to another room, but the psychology immediately changed. So that differences should be sensitized to the students as well as to the persons, those who are arriving in the school. But if they are sitting all together there, every time the teacher is also worried for the these children, sir. So that I want to know, sir, why can't it be exclusive education? What is meant government to make this inclusive education here without any infrastructure? Okay, sir. हो गया सवाल आपका पूरा? हो गया सर. अच्छा, अब आप देखिए, ऐसा है कि समय की कमी की वजह से मैंने एक्ट को डिटेल में नहीं बताया. आप एक्ट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नया एक्ट है और जो पुराना एक्ट है, इन दोनों में ये कहा गया है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा कहाँ पर हो, किस वातावरण में हो, किस प्रकार की संस्थाओं में हो, इसका चुनाव करने की स्वतंत्रता बच्चे के गार्जियन या पेरेंट्स की. इसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया कि स्पेशल स्कूल्स नहीं होंगे. स्पेशल स्कूल्स होंगे, कोई स्पेशल स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं.
अब रहा सवाल आपका कि टीचर्स बच्चे धक्का दे देते हैं, अब ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सरकार जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सच्चे मन से लागू करना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना कि वो पेपर पे रखेगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अलग-अलग प्रोविजंस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जो डीपीईपी आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1994 में शुरू हुआ था। मालूम है ना आपको? उस प्रोजेक्ट में शुरू में विकलांग बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में उनकी एजुकेशन का कंपोनेंट ऐड किया गया। कैसे ऐड किया गया कि उन स्कूलों में जहां पर ये डीपीईपी लागू किया गया था, वहां पर स्पेशल टीचर व्यवस्था की जाए, मटेरियल की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जो उनकी आवश्यकता अनुसार मटेरियल चाहिए वो मिल सके। और उसमें जो सक्सेसफुल जो रिजल्ट्स मिले उस प्रोग्राम के इवैल्यूएशन के बाद, उसके आधार पर जो 2000 से सरकार ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए प्रोग्राम शुरू किए, जैसे एसएसए 2001 में शुरू हुआ था। एम आई राइट? एसएसए के अंदर कई तरह के प्रोविजंस विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए हैं। इसके बाद आरएमएसए आया। आरएमएसए के अंदर जो है कई तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। बिहार के अंदर मैं आपको बतलाऊं, बिहार के अंदर उन्होंने एक ग्रुप ऑफ टीचर्स ऐसा तैयार करवाया है विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, जिनको बेसिक जानकारी सभी डिसेबिलिटीज की दी गई है। और वो टीचर्स जो है सीनियर टीचर्स हैं अपने अपने स्कूलों के, और वो बाकी टीचर्स को इन एडिशन टू स्पेशल एजुकेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहना कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेंसिटाइजेशन की, मैंने सेंसिटाइजेशन वर्ड जरूर नहीं यूज किया, लेकिन जब मैंने लिंक की बात की कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और बाकी लोगों के बीच में लिंक का काम स्पेशल एजुकेटर का है, तो सेंसिटाइजेशन का भी काम स्पेशल एजुकेटर का। ही हैज टू सेंसिटाइज नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, he has to sensitize others, staff members of the school. ओके तो और एक बात आपको मैं और बतला दूं कि कहीं पर भी जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स हैं और सेंसिटाइजेशन और कुछ समय हो गया है उनको काम करते हुए, वहां पर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड बच्चों के बीच में काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिलता है बहुत सी जगहों पर। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ऐसे बच्चे जिनके लिए जो रेगुलर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, जैसे तो मल्टीपली डिसेबल्ड है, सिवियरली मल्टीपली डिसेबल्ड है, या सिवियरली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है ना, उन बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल के साथ साथ स्पेशल स्कूल की व्यवस्था। और अब तो जो है समग्र शिक्षा के अंदर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एसएसए और आरएमएसए को मिलाकर समग्र शिक्षा नई योजना है। इसके तहत होम एजुकेशन की भी व्यवस्था है, यानी कि वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल में नहीं आ सकते हैं, स्कूल स्पेशल स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं, उनको घर पर ही टीचर जाकर उनकी आवश्यकता के अनुसार जो वो सीख सकते हैं उनको। देखिए, सभी बच्चे सब कुछ सीख सकें ये होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं। बहुत से गणित में अच्छे होते हैं, बहुत से बच्चे किसी दूसरे विषय में अच्छे होते हैं। समान रूप से तो सभी विषयों में सभी बच्चे नहीं होते हैं ना। ऐसे ही विकलांगता में भी यह है कि हर एक प्रकार की सभी बच्चे नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जो सीख सकते हैं वो सीखने का अवसर उनको मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी सी बात है। तो रेगुलर स्कूल में बच्चे जो है उनका नॉन डिसेबल्ड बच्चों को जो आपने बात कही को धक्का दे देता है, ऐसा है कि तब तक ऐसा हो सकता है कभी कभार किसी बच्चे ने कोई शरारती, हर जगह शरारती बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि
नहीं होते हैं, तो उस तरह का हो, अदरवाइज नहीं है। और स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, कहीं पर भी स्पेशल स्कूल्स को बंद करने की बात नहीं की गई है। और स्पेशल स्कूल्स नए नहीं खोले जा रहे हैं, वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन बंद करने की बात नहीं की गई। और कंपल्शन ये नहीं है कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि रेगुलर स्कूल में ही जाना है। अगर वो समझता है कि उसके पेरेंट्स समझते हैं कि स्पेशल स्कूल में ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो दे आर फ्री टू एडमिट टेक द चाइल्ड टू द स्पेशल स्कूल। थैंक यू सर। इज इट ओके? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई नमस्कार सवाल बताइए। सर, मैं पूछना चाहूंगा सर। नमस्कार हाँ सर। जी बताइए। सर महेश कुमार जी ने एक बात कही कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बजाय अगर सेपरेट स्कूल में पढ़ाएं तो ज्यादा सही है। आपने कहा कि स्पेशल एजुकेशन जो दी जा रही है बच्चों को, जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनको बंद नहीं किए जा रहे। देखिए अगर हम पेरेंट्स की बात करें, आपने कहा डिसीजन जो है वो पेरेंट्स का है। अगर स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो हैं वो दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें नियर बाय स्कूल में जो भी उनके पास गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें एडमिट कराते हैं, उसमें एडमिशन कराते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक स्पेशल एजुकेशन पूरे होल स्कूल्स के जितने भी ऐसे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर मतलब जो उनकी जरूरतें हैं, जो जैसे जैसे आपने बताया डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम्स वो टेक्टाइल फॉर्म में बनाकर दे, वो नहीं कर पाता मुझे ऐसे लगता है। तो इसकी बजाय जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनमें ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बजाय उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन पे इतना फोकस क्यों किया गया, मैं ये ऐसा पूछना है, चाहूंगा। देखिए ऐसा है, एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर हम आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए मेरा अपना, मैं आपको इतना पता चल गया हो कि आई एम ए ब्लाइंड पर्सन, आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई कैन नॉट सी। एंड ये नहीं कि मैं भी ब्लाइंड अभी हुआ हूँ, पिछले 10 साल पहले मैं 5 साल 6 साल की एज में ब्लाइंड हो गया था। और मैं स्कूल में पढ़ा था, मेरी पढ़ाई अप टू क्लास 10th स्पेशल स्कूल में हुई थी। उसके बाद मैंने रेगुलर कॉलेज में। अल्टीमेटली तो डिसेबल्ड को भी नॉन डिसेबल्ड के साथ ही रहना है ना, सोसाइटी में ही तो रहना, अलग से तो नहीं रहेगा। H.G. वेल्स ने एक कल्पना जरूर की थी सिटी ऑफ ब्लाइंड की, लेकिन कोई सिटी ऑफ ब्लाइंड दुनिया में बनी नहीं है। हॉलैंड में कहने को जरूर है कि वहां पर एक एरिया ऐसा है जो कि जिसमें केवल डिसेबल्ड रहते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में पूरी सही बात नहीं है। वहां पर भी नॉन डिसेबल्ड भी है। डिसेबल्ड को अल्टीमेटली रहना नॉन डिसेबल्ड के साथ। जैसे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मेरे को पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको फिर ओके सर। इसलिए जो कहां तक ये भी रिसर्च स्कूल में अगर उनकी आवश्यकता के अनुसार जो कुछ उनको चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल एजुकेटर की सर्विसेज अवेलेबल है। और रेगुलर टीचर अगर ये मानता है कि उसकी जिम्मेदारी नॉन डिसेबल्ड बच्चे के प्रति भी उतनी ही है जितनी नॉन डिसेबल्ड के प्रति है, तो वो निश्चित रूप से उसको पढ़ाने का प्रयास करेगा। और स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेकर जहाँ कहीं जरूरी है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। ये भी अपनी जगह पे सही है, जैसा मैंने पहले कहा कि सभी बच्चे रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। ये सरकार भी मानती है, हम भी मानते हैं, और इस फील्ड के जितने भी विशेषज्ञ हैं मेरे, वो सब मानते हैं, ये सब कहते हैं। सब जो होम बेस्ड एजुकेशन जो है स्कूल की व्यवस्था की गई है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की
हेलो हेलो हेलो। मित्तल सर, आपका कनेक्शन शायद लॉस्ट हो गया था। बताइए जो सज्जन पूछ रहे थे। मित्तल सर, क्या आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। जी, मैं ये जो रिजल्ट आप ही रहना है कोर्स करके अलग रहते हो। उन्होंने एक इसमें केवल ब्लाइंड या केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड हो या केवल विकलांग हो, ऐसा कहीं नहीं है। विकलांग को अल्टीमेटली सकलांग के साथ रहना है। डिसेबल्ड हैव टू लिव विद नॉन डिसेबल्ड ओनली। तो इसलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर उनको तैयार किया जा सके, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में जरूरी है। और ये several researchers have established proved that a child with disability can benefit from regular school provided there is a positive attitude of teachers, staff, principal, and of course need-based special educators services are available. This is very essential. That is what I said. अल्टीमेटली रहना सभी के साथ है, नॉन डिसेबल के साथ है, यानी हम उसको सेपरेट नहीं करते। आई एम एग्री विद दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम उनको पहले इतना वेल इक्विप कर दें, इतना स्किल्ड कर दें, उनकी कैपेबिलिटी को इतना स्ट्रांग कर दें कि वो बाद में, जैसे आपने खुद भी अपना एग्जांपल दिया कि अप टू 10th क्लास यू इन द स्पेशल स्कूल्स, तो आपकी जो कैपेबिलिटी थी इतनी ज्यादा एनरिच हो गई, दैट मीन्स नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स आप बिल्कुल सबके साथ मिक्सअप हो गए। तो हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन है स्कूल्स के अंदर, प्रैक्टिकलिटी तो यही है सर, प्रैक्टिकलिटी में कि इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि वो इतना वेल इक्विप्ड हो जाए। नॉर्मली स्कूल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि चलो बच्चा इतना सीख गया तो ठीक है, इतना ही बहुत है। ये मैं आप कहना है सर, इसकी वजह स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स। देखिए आप जो कह रहे हैं मैं उसको मुझे मालूम है, इस स्थिति का भी मुझे पता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ता था आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले, तब कुछ भी रेगुलर स्कूल में एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए नहीं हुआ करता था। आज काफी कुछ है। एक समय आएगा धीरे धीरे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, इसलिए ये शुरुआत हुई है। और बहुत से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए काफी कुछ अवेलेबल है। जहां जहां स्पेशल एजुकेटर आज से 30-40 साल पहले तक, 30-40 साल ब्रेल में किताबें आसानी से नहीं मिला करती थी। आजकल ब्रेल में रेडीमेड किताबें भी अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर्स है, जो कि आजकल हर स्कूल में है, उन कंप्यूटर्स में अगर हम एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें जो कि फ्री अवेलेबल है, परचेज भी अवेलेबल है, मतलब कॉस्ट हाईली एडवांस्ड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो कि थोड़े महंगे हैं, बट अगर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता है तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो फ्री है। वो उतने इफेक्टिव नहीं है बट काफी है। वो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड है, स्पेशल एजुकेटर आपके पास है, वो बच्चे को गाइडेंस कर कंप्यूटर्स पे भी 100% काम कर सकता है। समझा? इसी तरह से अगर एक ब्लाइंड बच्चे को आप स्कूल के वातावरण से अच्छी तरह से हफ्ते 10 दिन तक ओरिएंटेशन उसको दे दें, तो वो स्कूल में बिना किसी बच्चे की सहायता के आराम से एक क्लास से दूसरे क्लास में, प्रिंसिपल के रूम में, बाथरूम वगैरह वगैरह जो है जाना
कर सकता है। अगर एक बच्चा और उसके I think Mittal sir is not audible, na? Mittal sir, मित्तल सर आपकी आवाज अब चली गई है। I am saying नेटवर्क का शायद कुछ इशू है। network is up. They are unable to hear me. There are some problems in audio. वीडियो स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो मित्तल सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कनेक्शन की Yes sir. हाँ It सर, was a ये problem. आपकी आवाज, आपका कनेक्शन लॉस हो जा रहा है सर। मेरी तरफ से, बट मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरा था। हाँ, मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरे से। ये हमें टेक्नोलॉजी का कुछ कह सकते हैं इसमें, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। मैं ये कह रहा था कि इट्स ओके सर। देखिए, जी अब हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, मित्तल सर से मैं एक बात पूछना चाह रहा था। क्या चीज हेलो, मैं बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं मित्तल जरूर सर से एक जरूर बात पूछना चाह रहा था। हेलो, इंक्लूसिव देखिए, एजुकेशन और एक एक करके पूछिए जी। सर, ये इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन सेम है या डिफरेंट है? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन एक अप्रोच है और स्पेशल एजुकेशन मटेरियल की बात है और टेक्निक की बात है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्पेशल एजुकेशन विकलांग बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल्स की आवश्यकता होती है और जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसमें भी आवश्यकता होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी एक बच्चे की, उन नीड्स को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था रेगुलर स्कूल्स में करके वहां इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन सिनोनिम नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक अप्रोच है कि रेगुलर स्कूल में हमको विकलांग बच्चों को भी एजुकेशन के लिए लाना है, उनको वहीं पर एजुकेशन दी है। हाँ, उन जो स्पेशल एजुकेशन की मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, मटेरियल डेवलप करने की टेक्निक्स है या मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो सब उनको वहां पर मिलना चाहिए। Inclusive education is an like a view or thoughts, other we can say. ये एक थॉट है सर, विचार हो। इंक्लूसिव एजुकेशन को सर एक विचार मान सकते हैं ना, प्लान मान सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली अप्रोच है, फिलॉसफी है, अप्रोच है, कह लीजिए एक प्रकार की। अब उसके लिए टर्म सोच नहीं पा रहा हूं। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक साथ पढ़ें। दैट्स ऑल। करते समय बच्चों की आवश्यकताओं को निगलेक्ट करके इंक्लूजन नहीं हो सकता है। बच्चों की आवश्यकताओं के जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो भी उसमें हो, तभी वो सच्चे मानों में इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकती है। अदरवाइज मियर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होगी बट इंक्लूजन नहीं है। तो मित्तल सर मैं पूछ सकता हूँ? हेलो, यस विकास प्लीज। चौधरी, मैं HOS गांधीनगर से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ दिन जो है BRA में जो पढ़ाया है ब्लाइंड बच्चों को, तो ज्यादा समस्या नहीं आती। अगर हम बोल के पढ़ाते हैं तो काफी अच्छे वो कनेक्ट करते हैं।
तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। तो कुछ दिन जो है मुझे कुछ सेशन लेने का अवसर मिला। मैंने तो आप पहले कहा है कि अगर एक टीचर कन्विंस्ड है डिसेबल्ड बच्चे को वो अपने रेगुलर क्लास में नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ पढ़ा सकता है और ये मानता है कि उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, तो प्रयास करेगा तो पढ़ा पाएगा। और कुछ ना कुछ डिफिकल्टी मेरा सजेशन भी था जी, सजेशन ये था कि इंक्लूसिव एजुकेशन भी हो, लेकिन अब हम फिल्टर कर दें, हमने हर एक स्कूल में से लागू कर दिया है। तो हर एक स्कूल में क्या होता है, किसी में 4 बच्चे हैं, किसी में 6 बच्चे हैं, तो बच्चों के नजदीक तो है, लेकिन हमारा क्या होता है क्लस्टर लेवल पे भी स्कूल्स होते हैं, क्लस्टर होता है। तो इस क्लस्टर में ज्यादातर स्कूल बच्चे की जो है अप्रोच में होते हैं, तो 1 या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अप्रोच में होते हैं। तो हर एक स्कूल में 4-4, 6-6 बच्चों को ना करके अगर हम क्लस्टर लेवल पर ही एक स्कूल इस तरह का बनाएं कि जिसमें वही बच्चे 4-4, 6-6 करके 50 या 60 हो जाएं, लेकिन बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ें, तो वहां एक साथ जो है कि वो 10 स्कूलों में अलग अलग सुविधाएं ना देके वो 10 जगह की सुविधाएं एक ही स्कूल में दे दें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। और जो बच्चों को अपने आसपास स्पेशल स्कूल नहीं प्राप्त हो रहे, वो वाली फैसिलिटी भी सारी एक जगह मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ किया जाए कि हम हर एक स्कूल में 4-4, 6-6 बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ना करके क्लस्टर लेवल पे जो है एक ही स्कूल में 50 या 60 बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं दें, तो हमें स्पेशल स्कूलों की जरूरत भी ना पड़े, और जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से कहता रहा हूँ, उस चीज की वकालत करता रहा हूँ दिल्ली में भी जब मैं था। अब तो मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। जब मैं जामिया में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट मीटिंग्स में, प्रोग्राम्स में जब कभी मौका मिलता था जाने का, मैं एक कॉन्सेप्ट देता रहा हूँ जो कभी किसी ने सुनने की कोशिश की, मानने की कोशिश नहीं की। कि वो ये था कि दिल्ली में मान लीजिए 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी है आजकल, 11-12 है लगभग। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिसोर्स सेंटर बनाया जाए और स्पेशल एजुकेटर्स स्पेसिफिक स्कूल्स में अपॉइंट करने की बजाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स, जितने बच्चे पर दिल्ली में विकलांग बच्चों की संख्या जो है उसके अनुसार एक स्केल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि 10 बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर या 12 पे एक स्पेशल एजुकेटर, कुछ इस तरह का फार्मूला। तो वो सारे स्पेशल एजुकेटर्स रिसोर्स सेंटर में हो और डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर बच्चा पढ़ता है, स्पेशल एजुकेटर वहां पर उस बच्चे के लिए जाए और इस रिसोर्स सेंटर में कलेक्टिवली मटेरियल डेवलप हो और मटेरियल एज पर नीड प्रोवाइड किया। क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी है जो आप कह रहे हैं कि कोई एक स्कूल आइडेंटिफाई करके उसको हम इंक्लूसिव बना दे। तो मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर पे कोई बच्चा है और आपने, जैसे दिल्ली का मैं एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपने ऐसा स्कूल तो बना दिया मॉडल टाउन में, और बच्चा है फर्ज कर लीजिए रानीबाग में। क्लस्टर में हमारे क्लस्टर में हमारे लगभग 6 या 7 स्कूल होते हैं, और वो भी स्कूल जो है उस इलाके किसी एरिया से 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होते। तो मेरा कहना है कि जोन भी नहीं, हर क्लस्टर में बना दिया जाए, मतलब 5 या 6 स्कूलों में से ही एक स्कूल ले लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अगर स्कूल क्लस्टर में एडमिशन ऐसे भी होते हैं, अगर स्कूल की वैकेंसी बढ़ गई तो स्कूल में दे देंगे। वो ज्यादातर स्कूल ऐसे होते हैं कोई 500 मीटर पे, हाँ मतलब कि वो होगा बच्चे के जो है रीच में ही, वो 1 या 2 किलोमीटर पे ही होगा, लेकिन ना कि 2 किलोमीटर पे अगर 10 स्कूल हैं, 10 के 10 स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन करके उन 2 किलोमीटर वाले एक स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन कर दें, तो ज्यादा बेहतर सुविधाएं हम दे पाएंगे। नहीं, आपका सुझाव विचारणीय हो सकता है, मैं आपके सुझाव से सहमत हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। इसको ट्राई किया जा सकता है। इसकी फिजिबिलिटी देखने के लिए स्टडी करने की आवश्यकता हो सकती है, उसके आधार पर देखा जा सकता है। लेकिन बट कॉन्सेप्चुअली आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि ऐसा अगर हो तो इंक्लूजन का पर्पस भी पूरा होगा, बच्चे की एजुकेशन भी होगी और हम बेहतर सुविधा भी दे पाएंगे।
conceptually I fully agree with your suggestion. अगर हम दिल्ली के अंदर जो प्रैक्टिकल स्तर पे भी देखें ना, व्यवहारिक स्तर पर, तो विकास जी का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। धन्यवाद सर। मैंने कहा ना कि मैं इनके सुझाव से कंसेप्चुअली एग्री करता हूं, लेकिन फिजिबिलिटी देखने के लिए इस पर इसकी स्टडी करने की देखने की जरूरत पड़ेगी। मेरा अपना सोचना है। कंसेप्चुअली आई एग्री विद दिस सजेशन। डिपार्टमेंट के किसी एक उपयुक्त फोरम में इसको उठाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका जो सुझाव है। देखिए सर, देखो सर, ऐसा है कि मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं अब, और आई एम इन बैंगलोर दीज डेज, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बैंगलोर। ओके, अगर मेरे को मौका मिलेगा दिल्ली में कभी इस बात को कहने का, तो मैं अपनी तरफ से इसकी और इस कॉन्सेप्ट को उठाने की कोशिश करूंगा, बतलाने की कोशिश करूंगा जरूर। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि आप लोग अपने लेवल पे इसके ऊपर एक छोटा सा खाका बनाकर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट टाइप की बनाकर, आप लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, बेसिकली रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत सभी लोग आए हैं, एक फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए खुद ही अपने लेवल पे, और करके अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में उसको भेजिए, कहिए, या जैसे डिफरेंट टीचर्स आपके पास आ रहे हैं, अगर आप भेजेंगे उनके पास, आप अपने कॉन्सेप्ट को बतलाएंगे, हो सकता है लोग सुनने लगे। मैं खुद ही कह रहा हूं इस चीज के लिए कि इनका सजेशन कंसेप्चुअली बहुत अच्छा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि इस तरह का काम। इनफैक्ट मैं आपको बतलाऊं कि बहुत दिन पहले 1990 में मैं कुछ समय के लिए इंग्लैंड गया था पढ़ने के लिए, तो वहां पर मैनचेस्टर में मैंने एक प्रोग्राम देखा था। प्रोग्राम ऐसा था कि बच्चों का एनरोलमेंट तो रेगुलर स्कूल्स में होता था, लेकिन असेसमेंट स्पेशल स्कूल में होता था। और रेगुलर स्कूल में जब उनकी पढ़ाई होती थी, स्पेशल स्कूल के लोग उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते थे। और जब कभी लगता था कि बच्चा डिजायर्ड लेवल पे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो बच्चे को टेम्परेरीली विड्रॉ करके स्पेशल स्कूल में लाकर प्रिपेयर किया जाता था। और वंस he or she was prepared enough, he was or she was transferred back to the regular school. ये भी एक मॉडल था, कई मॉडल्स देख रहे हैं पास्ट में, आज भी। तो ये भी एक मॉडल हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मॉडल की एफिकेसी और फिजिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने की, स्टडी करने की जरूरत होगी। एनी अदर क्वेश्चन बताइए। हेलो सर, मित्तल सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। आपका बहुत लेक्चर जो है बहुत ही सारगर्भित रहा है सर, बहुत हमें फायदा मिला है इससे। एक चीज जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, विकलांग वर्ड यूज किया सर आपने पूरे लेक्चर में, तो क्या सर ये वर्ड अभी भी एग्जिस्टेड है या इसके लिए कुछ डिफरेंट टर्म हमारे पास एग्जिस्ट हो चुकी है? बाकी लोग बताएं, मैंने विकलांग के साथ दिव्यांग शब्द नहीं प्रयोग किया है क्या? मैंने दोनों शब्दों को प्रयोग किया है। नहीं सर, वो तो किया है आपने। और अगर आप लेक्चर, यस सर, वो शब्द आपने किया है, लेकिन मैं ये वर्ड के लिए कह रहा हूँ। दिव्यांग सर ने किया था। नमस्कार सर, मैं आपका पूरा सवाल समझ नहीं पाया ठीक से, फिर से जरा बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? हेलो 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 मित्तल सर नमस्कार। नमस्कार। ये आवाज चली गई बीच में। नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं, आपसे पहले कोई विकलांग शब्द के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ, शायद वो अपना क्वेश्चन तो उनका कहना क्या ये है कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए?
नो सर हेलो सर, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर पूरन सिंह सर। मैं ये कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट आया है, क्या सर इस कंसेप्ट के साथ विकलांग वर्ड के लिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं। अच्छा सर, अब सुन पा रहे हैं क्या? अब सुन पा रहे हैं सर? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? अब बेटर है। हाँ सर, मैं हाँ, अब बेटर है। यस सर, थैंक यू सर। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट आया है सर, अब इस कंसेप्ट के साथ जो विकलांग वर्ड था, क्या सर इसके लिए कोई नई टर्मिनोलॉजी मतलब यहाँ पर इन्वेंट की गई है, या हम उसी टर्मिनोलॉजी के साथ चल रहे हैं अभी भी? पुरानी जो टर्मिनोलॉजी थी है कि टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया ना आपको कि एक जो टर्म समय समय पर अलग अलग टर्म पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होते। बहुत लोग कहते हैं डिफरेंटली एबल बच्चों की शिक्षा, कुछ लोग कहते हैं चैलेंज बच्चों की शिक्षा ना। हिंदी में विकलांग शब्द ही इस्तेमाल होता है। 2015-16 में हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने एक टर्म दी थी दिव्यांग, और ऐसे व्यक्ति को जिनकी कोई डिसेबिलिटी है उसको उन्होंने दिव्यांग कहा था। अपने पिछले लेक्चर में, जो पिछले सप्ताह दूसरा ग्रुप था आपका, सेकंड बैच था, उनकी क्लास में उनके साथ जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने दिव्यांग शब्द का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि पिछले 40-50 सालों से मैं विकलांग शब्द यूज करता रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि नई टर्म एकदम से दिमाग में नहीं रहती है तो मैं विकलांग ही यूज। तो किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि आपने अपने पूरे में दिव्यांग शब्द नहीं यूज किया, तो इसलिए मैंने आज जो है विकलांग और दिव्यांग दोनों शब्द यूज किए। और इसके अलावा कोई टर्म नई इंक्लूसिव के कॉन्टेक्स्ट ऐसी बात नहीं है, कोई टर्म अलग से नहीं आई है। हम आज भी विकलांग बच्चे और सकलांग बच्चे, जैसा मैंने कहा है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड विद नो डिसेबिलिटी, यानी कि नॉन डिसेबल्ड चाइल्ड, कोई अलग से टर्म विकलांग के लिए नहीं आई। आप कोई और एक सज्जन पूछ रहे थे, कुछ बताइए। सर नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। जी बताइए। एक मेरे विद्यालय में एक विद्यार्थी है जो मेंटली इम्पेयर्ड है और उसका बौद्धिक स्तर प्राइमरी का है और वो 9th कक्षा में पहुंच चुका है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में उनको ओपन स्कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ओपन स्कूल के लिए। और वैसे एक दूसरी बात मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप उस बच्चे के लिए, आपके यहाँ अगर कोई स्पेशल एजुकेटर है तो उससे कहिए कि वो जो लाजपत नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, उनका एक रीजनल सेंटर है दिल्ली में ही। उस रीजनल सेंटर इसी फील्ड के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ संपर्क करें और उनसे गाइडेंस लें कि इस बच्चे के लिए क्या किया जाए। क्योंकि वो बच्चा अभी तक तो राइट टू एजुकेशन के अंडर 8 तक तो पास होता रहा, लेकिन 9th में तो अब ओपन एग्जाम रहेंगे, तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड। बिल्कुल रहेगा, ऐसा ही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको उस बच्चे के लिए उसका प्रॉपर असेसमेंट स्पेशल एजुकेटर से कहिए कि वो इस मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं रीजनल सेंटर में, NIEI PD के जो उसका ऑलरेडी उनकी सहायता से उसका जो शाहदरा हॉस्पिटल है उसका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है उस बच्चे का, तभी हमें पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर प्राइमरी का है। नहीं, वो तो ठीक है। ऐसा है कि इस तरह के बच्चों के लिए जो है लाजपत नगर में एक मॉडल स्कूल है जहां पर वोकेशनल, इस तरह के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेरा मतलब ये है कि शादरे के हॉस्पिटल में जो आपका IBAS है, इंस्टीट्यूट IHBAS करके, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंसेज, इसी की बात कर रहे हैं ना आप? शादरे में जो यहाँ पे असेसमेंट कराने की वजह, क्योंकि यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो मेडिकल असेसमेंट होता है, उसका एजुकेशनल असेसमेंट की जरूरत है। और वो असेसमेंट जो है वो लाजपत नगर में जो रीजनल सेंटर है वहां हो सकता है।
आपके यहाँ जो स्पेशल एजुकेटर है उसका रोल, जैसा मैंने पहले कहा था, असेसमेंट करना उसका काम है, लेकिन वो हर डिसेबिलिटी में एक्सपर्ट जरूरी नहीं है। इसलिए वो इस रीजनल सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके इस बच्चे का असेसमेंट और क्या किया जाना चाहिए गाइडेंस ले सकता है, जो आपको दे सकता है। फिर आपको उसके हिसाब से उस बच्चे के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक्स। या एनी अदर क्वेश्चन किसी का? Thank you no so more much, questions, Mittal sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत ही जानकारियां हमें मिली हैं, और विकास जी का जो सजेशन था वो भी बहुत ही सराहनीय है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा ये सजेशन, और होपफुली इस पे कुछ काम होगा। मित्तल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. I hope I have been able to give something. जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you. Thank you.